बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और हमें आज खुसूसी तौर पे डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने ज्वाइन किया है लंदन से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया इनवाइट किया आपने। डॉक्टर साहब बिफोर वी स्टार्ट दिस प्रोग्राम, मैं चाहूंगा कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो खत्ते की सिचुएशन है उस पर मैं 2 मिनट का एक इंट्रो दे दूं और जो सिचुएशन है बैकग्राउंड मैं आपके सामने रख दूं और सुनने वालों के सामने रख दूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम हमेशा से डॉक्टर साहब कहते आए हैं कि इसका असर पाकिस्तान पे जरूर पड़ेगा। हमने वहां पर बॉर्डर भी आपको पता है कि फेंसिंग मुकम्मल की है ताकि अब वो चीजें जो माजी में होती रही है वैसी ना हो। हम पोजीशन में नहीं है, चाहे दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी अगर कह देती है ना, हाथ उठा लेती है कि जनाब अब ये जंग हमसे नहीं लड़ी जा सकती और हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है कि वो महाजरीन को की मेहमान नवाजी कर सके। तो अब ये भी मसला एक बहुत ज्यादा है जिसके ऊपर हम कहते भी आए हैं कि अब हम नहीं करेंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, पाकिस्तान का की तरफ से जो बयान जो स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं और ऑब्वियसली होना भी ऐसे चाहिए, तालिबान के हवाले से वो भी हमारे सामने है और ये डेवलपमेंट्स हैं। इंडिया का अगर हम किरदार देखें वो अब बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है और मैं चाहूंगा कि इस पर आप रोशनी डालें। आपने तस्वीरें देखी होंगी सर, तो हम वन बाय वन चाहेंगे कि इस पर बात हो। सर कैसे देखते हैं, किन किन इलाकों पर आप समझते हैं कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कंट्रोल है तालिबान का और अफगान हुकूमत इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रही है? देखें, बात यह है कि अफगान तालिबान जो है या अफगान पीपल जो है वो पिछले कोई 20 साल से मेजॉरिटी एरियाज उनके कंट्रोल में ऑलरेडी हैं, रूरल एरियाज उनके कंट्रोल में ऑलरेडी हैं, बिकॉज उनकी जो वर्क फोर्स है, उनके जो फाइटर्स हैं वो रूरल एरिया से ही ओरिजिनेट होते हैं ज़्यादा। तो वो तो अफगानिस्तान में जो गवर्नेंस का जो मॉडल है वो सिर्फ काबुल तक महदूद है और वो एक छोटी सी मिनॉरिटी नॉर्दर्न अलायंस की थी जिसमें अशरफ गनी को भी उन्होंने बाहर से बुला के बिठा लिया और अब्दुल्ला तो मैं इनको कहता हूँ कि दे आर पिग्स। पिग्स का मतलब ये होता है परमानेंटली इनवाइटेड गेस्ट्स, कि ये आए हैं और अब ये जा रहे हैं, 20 साल इन्होंने गुजारे हैं और अब ये देयर ऑन वे आउट। अच्छा, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसके। तो सबसे पहले आपको मैं एक एक्सक्लूसिव चीज है जो मैंने काफी अरसे पहले लिखी थी, वो ये थी कि जो मुस्लिम लैंड्स में, मुस्लिम कंट्रीज में जो मूवमेंट ऑफ पीपल है, यानी मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, वो एक इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा। उसमें अमेरिका सबसे आगे है। ये CIA ने एक असेसमेंट की थी और आप अगर पिछले 30-40 साल को सामने रखें तो आपको नजर आएगा कि इराक वाले सीरिया में जा रहे हैं, सीरिया वाले टर्की में जा रहे हैं, पैलेस्टीन वाले जॉर्डन में जा रहे हैं, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश में। ये इतनी मूवमेंट हो रही है UNHCR के सामने रखी, ये सारी मुस्लिम इलाकों में हो। तो उस जब आप किसी कोई भी बंदा आपको पता है, आप अगर एक होटल में भी जाएं तो आपको कितनी मुश्किल होती है, अपने सारे घर का सामान छोड़ के जाते हैं। तो जब आप एक यंग पॉपुलेशन को, किसी भी घर को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और विद अनसर्टेनिटी, तो उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है सारी। तो ये जो मूवमेंट ऑफ रेफ्यूजीज है, ये क्रिएशन, हमने IDPs देखा है, नॉर्थ वजीरिस्तान में IDPs हुए, तो वो एक बड़ा मुश्किल अमल है। अब अल्लाह ताला किसी को भी ना ऐसा वो दिखाए, लेकिन ये पार्ट ऑफ एजेंडा है और ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। यानी 3.5 मिलियन रेफ्यूजीज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ गए, ईरान में चले गए, तुर्की में इस वक्त सीरिया के 4 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज हैं, इराक से आए हुए हैं। तो ये सारे मुस्लिम इलाकों के अंदर ही मूवमेंट। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और ये दाइश और ये TTP, ये क्या चीज। तो प्रेसिडेंट रेगन का एक एडवाइजर था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसका नाम था ब्रजेंस्की। ब्रजेंस्की ने एक डॉक्ट्रिन दिया और मैंने लिखा उस आर्टिकल पे ब्रजेंस्की डॉक्ट्रिन। वो ब्रजेंस्की डॉक्ट्रिन ये था कि हम मुस्लिम इलाकों में या मुस्लिम मुल्कों के अंदर एक ऐसी एंटिटी क्रिएट करेंगे जो रिलीजियस मोटिवेटेड होगी और वो हमारे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए काम करे। तो दैट वाज ब्रजेंस्की डॉक्ट्रिन। और ब्रजेंस्की वो था जिसने ये कहा था कि हमने
जुलाई 1979 में प्रेसिडेंट से साइन करवा लिया था कि हमें अफगानिस्तान में रशिया सोवियत यूनियन को ल्योर इन करने की इजाजत दी जाए। तो वो जो दिसंबर में 79 में जो इन्वेजन हुई सोवियट्स की, उसको अमेरिकनों ने जुलाई में ही तैयारी शुरू कर दी। ये जो कहते हैं ना कि जी उनको पता नहीं था, और वो फिर उन्होंने हमें बाद में ये कहा, नो दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, दिए उसका इंटरव्यू है, हमने छापा है इसको। अच्छा, अब इसको आप लिंक करें टीटीपी से, दाइश से, अलकायदा से, तो ये वो तमाम एंटिटीज हैं जिनका नाम तो इस्लामी है, लेकिन ये काम वो कर रही हैं जो मुस्लिम स्टेट्स के, मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ है। चाहे वो अब सीरिया के अंदर जो सुन्नी है वो शियों से लड़ रहे हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। इराक में शिया जो है वो सुन्नी से लड़ रहे हैं, अमेरिका शियों को सपोर्ट कर रहा है। और ये एक इसमें रिलीजियस क्यों आती थी सर, और पॉलिटिकल मोटिवेटेड जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं। लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन सर, कितने इलाके हैं? क्योंकि जो अमीर शहाबुद्दीन दिलावर साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 85% जो इलाके हैं उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है, और जो अशरफ गनी की हुकूमत है, दारुल हुकूमत काबुल समेत अफगानिस्तान के बड़े शहरों कंधार, जलालाबाद, मजार शरीफ में अभी तक कायम है। तो सर सिचुएशन, इस ग्राउंड रियलिटी इस वक्त वहां पर क्या है? ग्राउंड रियलिटी है कि तालिबान ने बड़ा स्मार्ट मूव की। स्मार्ट मूव ये थी कि जब अमेरिकनों ने और अफगान गवर्नमेंट ने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि बल्कनाइजेशन हो जाएगी, अफगानिस्तान टूट जाएगा, तो उसके जवाबी एक्शन के तौर पे उन्होंने बजाय काबुल की तरफ जाने के, उन्होंने जो बॉर्डर एरियाज हैं, पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं या ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया, वाखान की जो चाइना, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो एक पट्टी है छोटी सी, उस एरियाज को उन्होंने बॉर्डर कंट्रोल को जो है ना वो उन्होंने संभाल लिया। यानी अब कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि कोई एंटिटी क्रिएट हो और वो तालिबान पे ऐसे हमला करे कि बाहर से उसको सपोर्ट हो और वो इंटरनल टर्मोइल क्रिएट करे। वो काबुल की तरफ उन्होंने वो गए ही नहीं, और वो उनकी जो करंट स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम वो जाते हैं, और उन्होंने जो अफगान नेशनल आर्मी है, अफगान, वो तो आर्मी तो नहीं कहना चाहिए, वो सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह ही है वो, तो उनको वो जाके कह रहे हैं कि उनको वो नोटिस दे रहे हैं, पर्ची दे रहे हैं कि भाई तुम ये पैसे लो, छुट्टी पे जो असला तुम हमें दे दो, जब कल को हमारी हुकूमत आएगी वो रिकॉल यू, रीट्रेन यू, एंड देन यू विल ज्वाइन द अफगान आर्मी इन फ्यूचर। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब खुद ही सरेंडर कर रहे हैं बगैर लड़े। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी, और उन्होंने हजारास को भी इसमें इंक्लूड किया, और भी जो अदर ग्रुप्स हैं उनको उन्होंने इंक्लूड करके एक इंक्लूसिव एफर्ट के तौर पे, इट इज लाइक ए पीपल्स एफर्ट, वो उसको लेके चल रहे हैं। अब हमारा जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि इंडिया इसमें कहाँ फिट होता है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का क्या मामला है इस मामले में। तो इंडिया के किसी दिमाग में किसी जोगी ने, किसी ज्योतिषी ने, वो पता नहीं कोई सीआईए का बंदा ही होगा, जिसने उसको बताया कि तुम्हारे लिए पाकिस्तान की फतह वाया अफगानिस्तान लिखी हुई। अब मोदी जो है वो एक जाहिर एक तौम परस्त आदमी है और एक रिलीजियसली फनेटिक फंडामेंटलिस्ट है वो बंदा, उसने इस चीज को बाय कर लिया, और पिछले 20 साल में जो इंडिया ने अफगानिस्तान में जितनी वो रोड उसने बनाया, रात को चाबहार और ट्रेन और ये सारी चीजों के प्रोजेक्ट्स में वो रहा, लेकिन वो एक चीज भूल गया कि भाई योर नेबर इज देयर फॉर एवर, और आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो ऐसी बनानी चाहिए कि आपका घर ना कहीं लुट जाए, आप दूसरे की मदद करने के लिए चले जाएं। तो जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि इंडिया के टूटने के लिए तमाम तर होमवर्क मुकम्मल, उसकी जो 13 से ज्यादा जो इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, दे आर रेडी टू गो। यानी इस वक्त उनको अगर सिर्फ जिस तरह अफगानिस्तान को इंडिया असला दे रहा है, अगर कोई ताकत उन ताकतों को असला दे दे जो इंडिया में लड़ रही है आजादी की जंग, तो इंडिया डिसइंटीग्रेट हो। यानी ये एक, और उसमें डेमोक्रेटिक फैक्टर भी शामिल है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वो गवर्नमेंट्स रूल कर रही हैं जो ऑलरेडी उनकी फेडरेशन के खिलाफ है। तो मोदी साहब ने जिन लोगों की कंपनी रखी हुई है, द कंपनी इज कीपिंग, इज मूविंग अराउंड विद इजरायलीज, अमेरिकन, फ्रेंच, और ये वो ताकतें हैं जो कॉलोनियलिस्ट ताकतें हैं, जिन्होंने दूसरे मुल्कों पे नौवातियाती कॉलोनियलिज्म का ये रही हैं ताकतें हैं। तो
न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट शाया हुई कि इंडिया की फौज का जो 68% असला है इट इज विंटेज। इसका मतलब है कि स्क्रैप है, वो लड़ने के काबिल नहीं है। तो जब न्यूयॉर्क टाइम्स खुद ये बता रहा है इंडियंस को कि तुम्हारी फौज का असला लड़ने के काबिल नहीं है, एक तरफ उन्होंने उसको चाइना के पास भेज दिया लड़ने के लिए, तो इस तरफ वो उसको कश्मीर में भी पुश कर रहे हैं कि तू इधर भी चले। तो जो हिडन एजेंडा है वो ये है कि वो नहीं चाहते कि इस रीजन में चाइना की तरह का एक शाइनिंग इंडिया दोबारा अपीयर करे। और मोदी रजीम जो है, मोदी की जो बीएस आरएसएस लेड रजीम है, वो इस चीज को समझ ही नहीं सकी। उन्होंने अपने पिछले 20 साल में अपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया, क्योंकि कोई भी स्टेट जो है वो रेसिस्ट एजेंडे के साथ नहीं चल सकता। और ये सबक तालिबान ने भी सीखा कि जब तक हम बाकी तमाम लोगों को शामिल नहीं करेंगे हम सक्सीड नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अब तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुतनाज़ा रहे और उसकी रीजन ये थी कि ड्रोन हमले हो रहे थे और भी बहुत सारी रीजन थी। आपने देखा कि ये लोग किस तरह पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन होती रही, सब कुछ होता रहा। अगर तालिबान के रिलेशनशिप देखे जाए तो वो भी इंडिया से कोई इतने अच्छे नहीं है। इंडिया माइट बी मोर क्लोजर टू जो जो उनकी गवर्नमेंट है, हामिद करजई की गवर्नमेंट है, उसके ज्यादा करीब होंगे। आपको लगता है कि इनके लिए मुश्किल होगा अपने अजाइम को आगे लेकर चलना? क्योंकि अगर तालिबान कंट्रोल करते हैं, गो के वो बड़े शहरों की तरफ नहीं गए जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन कंधार में कौंसल खाने में वो जरूर गए हैं, वीडियोस भी सामने आ रही हैं। इट मीन्स कि वो कंधार तक पहुंच गए। अगर वो भारतीय कौंसल खाने के अंदर हैं तो इट मीन्स कंधार के अंदर भी हैं। कंधार इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ अफगानिस्तान। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी। और ये जो असलाह दिया गया है, ये असलाह अफगान हुकूमत को की सपोर्ट के लिए दिया गया है। और हिंदू जो उनका अखबार है उसने भी इसे रिपोर्ट किया है कि इतने लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। और वो ये भी कहता है कि ये मुश्किल हो जाएगा तालिबान के साथ चलना है इन हुकूमत। देखिए, बात यह है कि कंधार तो वो जगह है जहां से तालिबान ने ओरिजिनेट किया था, वो तो उनका होम टाउन है। तो उसमें जो इंडिया कर रहा था अपनी 5-6 काउंसलेट से पाकिस्तान में जो टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा था, उसका जो प्रोटेक्टर था वो तो अमेरिकन थे। अमेरिकन नेटो फोर्सेस वाले उसको उन तमाम काउंसलेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे जो पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रही थी। उसमें जो तालिबान थी उनका जो रोल है, अब जो टीटीपी जो जो वहां पे एग्जिस्ट करती है, तो तालिबान को उनका पता है और वो उनको कह रहे हैं कि जब तक तुम दोबारा अपने आप को रिविजिट नहीं करोगे, अपना हथियार नहीं डालोगे, तो तुम्हारे लिए माफी का कोई इंतजाम नहीं। और ये वो चीज इसी वजह से उन्होंने जो बॉर्डर एरियाज हैं पाकिस्तान के, उन चौकियों पे जहां से पाकिस्तान की फेंस पे हमला होता था, उन एरियाज को उन्होंने कंट्रोल किया। इसके साथ साथ वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ भी गए हैं। ताजिकिस्तान में रशिया का बेस है जहां पे तकरीबन 7,000 के करीब रशियन फोर्सेस हैं। और वहीं ताजिकिस्तान में इंडिया का भी एक बेस है, आपके इल्म में। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ये जो भारी सरमायाकारी की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो उस वक्त हो रही थी जब अमेरिका वहां पर मौजूद था। एक रातों रात वो बेसिस खाली हो जाती हैं और अमेरिका वहां से चला जाता है और ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा अगस्त के आखिर तक। क्या होगा इस सरमायाकारी का? अब इंडिया भी सोच रहा होगा कि यार ये जो हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, बिकॉज सर अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी आग लगी हुई है, खाना जंगी है, जो खबरें आ रही थी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी इस पे रोशनी डालें। क्या कहीं पर जो सूबे हैं कहीं इस वक्त जंग हो रही है और उस सरमायाकारी का क्या होगा जिसको हमने इंडिया ने जो है वहां पर की थी, लगाई थी? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो ये पार्ट 1 है, अमेरिकन फोर्सेस का जो विड्रॉल है, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 अभी बाकी है, क्योंकि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स, मर्सनरीज, ब्लैक वाटर, जी, इस तरह के जो लोग वो भी मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर। और तालिबान को ये मुकम्मल इदराक है कि अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आई हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई है, अगर वो काबुल पे चढ़ दौड़ेंगे तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगी, लोग नहीं आएंगे और लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए वो काबुल का रुख नहीं कर रहा। उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये है कि अमेरिका जो चाहता है कि मैं ये जंग चाइना के बॉर्डर्स पे ले जाऊं और फिर मैं वहां से उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के थ्रू
सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ले जाऊं, वो भी चाह रहे, ये जितने मुल्क है सेंट्रल एशिया के मुल्क है, ये सब चाइना के बॉर्डर कंट्रीज, इनका चीन के साथ दीवारें चीन इनके साथ साथ ही बनी हुई है अगर आप नक्शे को देखें तो उनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत वो उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि हम पहले ये अपने बॉर्डर पोस्ट जो हैं इनको सेव कर लें, उसके बाद हम जो है जब यानी बाहर से इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाए कि अशरफ गनी एंड कंपनी जो है वो खुद ही छोड़ के चले ताकि उनको हमला ना, उनको वो जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन जो है। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जब लोगों को इवैक्यूएट किया कंधार से, तो ये अपने जो एजेंट्स थे उनको ये काबुल ले गए कि इनको हम काबुल में लड़ाएंगे जी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि काबुल गवर्नमेंट जो है जो बाहर से इतना ज्यादा प्रेशर आ जाए कि काबुल गवर्नमेंट वो खुद ही कोलैप्स कर जाए। बिल्कुल कर जाए, बिल्कुल सही है। जो सिविल वार का प्लान बनाया उन्होंने। जी बहुत शुक्रिया रूप साहब। वीर जी, हमारा आज का शो था, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए।